हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। कल हमने सीडीपी करी थी, 2019 पेपर था उसकी। तो आज हम इसकी हिंदी करेंगे जो हमारी 15 मार्क्स की आएगी स्टेट में। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तनी दृष्टि से अशुभ शब्द का चयन करें। तो जो वर्तनी की दृष्टि से अशुभ शब्द था सरलतापूर्वक, जिसका शुद्ध था सरलतापूर्वक। यहाँ पर क्या है, छोटे हो की मात्रा है, बट यहाँ पर क्या है, बड़े हो की। तो सरलतापूर्वक में बड़े हो की मात्रा आती है। संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अधम प्लस ऋण, अधम ऋण, ये जो है गलत है। अधम प्लस ऋण क्या होता है, अधमरण होता है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। विश्व प्लस ऐक्य, विश्वैक्य वृद्धि संधि, जहाँ पर दो बड़ी मात्राएं आ जाती है, ठीक है, तो वो वृद्धि संधि होती है। परि प्लस कृत, पृष्ठकृत विसर्ग संधि है, ये विसर्ग के साथ है ना। और तत् प्लस अनंतर, तदनंतर, यहाँ व्यंजन संधि है, जो दो अलग व्यंजनों के मेल से होती है, ठीक है। अगर आप संधि का चैप्टर कहोगे तो मैं आपको संधि का चैप्टर डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है? उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलता है, उसे शब्द उपसर्ग कहते हैं। जैसे व्याधि, व्याधि में जो है दो उपसर्गों का योग नहीं है। दो उपसर्गों के योग का एग्जाम्पल है प्रति प्लस शन, ये दोनों उपसर्ग हैं, इन दोनों उपसर्गों से मिलकर बना है प्रतिक्षण। सम प्लस गम, इन दोनों उपसर्गों से मिलकर बना है संगम, ठीक है। किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान क्या होता है, आपको पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना। तो काके की ये देखो, जन्म रोगी, जन्म रोगी क्या है, जन्म से रोगी होगा। तो अपादान में क्या आता है, में पर आता है ना, अपादान में पर, तो संबोधन काके की, है ना। तो अपादान में आया है, तो जन्म रोगी क्या है, जन्म से रोगी, तो ये गलत है। इसमें ये अपादान तत्पुरुष का जो है यूज़ नहीं हुआ है। देखो, राजद्रोह, राज के लिए द्रोह, तो ये हमारा क्या है, सही है। ये राज के लिए द्रोह, ये क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पर संप्रदान का प्रयोग हुआ है ना। और नेक्स्ट करते हैं, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से सेंटीग्रेड रहा। हम वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो आपको ही दिया हुआ था कि आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा है। देखो, आज का अधिकतम तापमान आया है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। और अगर 35 ना आता तो हम कहते हैं परिणामवाचक है कि आज हुआ है, लेकिन 35 डिग्री आ गया तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवधि में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब उपसर्ग जो शुरू में होगा ना, शुरू में शब्द के, तो अब से ही अवसर, अवगुण, अवगत, अवलोकन, अवधारणा। उपसर्ग आपको पता ही है, जो शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं, प्रत्यय जो एंड में जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं। उपसर्ग कुछ ऐसी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, चाहे वो किसी के भी हो, ग्रामर में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जितने हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं उतनी प्रैक्टिस होती है और हमारे माइंड में उतने वो क्लियर होते हैं, ठीक है। तो हमें जहाँ जितना हो सके एग्जाम्पल्स को पढ़ना चाहिए। जैसे अ से अवाच्य, अपरिचित, अवनिष्ठ, दु से दुबांत, दुलते आदि, और निर से निरुत्साह, निराहार, अध से अध कचरा, अध खिला, अध नंगा, ये सारे एग्जाम्पल हैं। प्रत्यय अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। दो तरह के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे जिसमें क्रिया हो रही हो, ठीक है, और या कोई धातु हो, उसके अंत में अगर प्रत्यय लगता है तो उसको कृत प्रत्यय कहेंगे। ऐसे उपसर्ग भी दो तरह के होते हैं, तद्भव और तत्सम। तत्सम जो संस्कृत से एज इट इज़ लेके आते हैं हिंदी में, और तद्भव जो संस्कृत से लेकर हिंदी में बदलते हैं।
तो ठीक है, ये दो तरह के उपसर्ग हैं। ऐसी जो प्रत्यय हैं ये भी दो तरह के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है गाना प्लस वाला, गाना वाला, और इससे जो शब्द बनता है उसको कृदंत कहते हैं, शक प्लस ती, शक्ति। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो लगने वाला होता है शब्द उसे प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल है तद्धित। तद्धित का होगा, जैसे जो एग्जाम्पल नहीं है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और इसके से जो शब्द बनता है उसको तिधांत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मानव प्लस ता, मानवता, और लड़का प्लस पन, लड़कपन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। ये असंगत शब्द था क्योंकि आप ये देखो, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उन सेंटेंस में बताना था, उन सेंटेंस में ये गलत शब्द था। ठीक है, और किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, परोस है या जो है उसमें भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भाववाचक कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो भाववाचक कृत प्रत्यय बनाने के लिए धातु के अंत में अंत, आ, आई, आन, आप, आपा, आव, आवा, आस, आवन, आवना, आवनी, आवट, आहत, ई, ओता, ओती, ओवल, औनी, क, की, गी, त, थी, न, नी इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ने से जो होता है उसको हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो जो असंगत था षट प्लस मास, इससे क्या बन रहा है षण्मास, जो कि गलत है। ये क्या है, देखो अगर षट प्लस मास क्या होता है, नहीं होता, षण्मास है ना, ये तो सही है, मास भी सही है, षट गलत है। षट की जगह यहाँ पर आएगा ये वाला षट। तो यहाँ पर देखो, ये अगर व्यंजन संधि क्या होती है, यदि प्रथम वर्ण प्लस पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण के रूपांतरित हो जाएगा। जैसे षट ये प्रथम वर्ग है और म ये दूसरे का पंचम वर्ण है, तो ये पहले का रूपांतरित किसका हो जाएगा, अपने का पांचवा हो जाएगा। तो अपने का पांचवा न हो गया तो षट प्लस मास षण्मास हो गया। समझ आया। देखो पहला ट है और देखो प्रथम वर्ण का ट, पंचम वर्ण का म, आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण, अपने वर्ग के पंचम वर्ण न में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है षटमास बनेगा। ठीक है, ऐसी एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे ये व्यंजन संधि के उदाहरण है वाक प्लस में। वाक प्लस में देखो क जो है अपने वर्ग का प्रथम है, म जो है अपने प्रथम का पंचम है, इसका ये प्रथम और इसका पंचम, तो प्रथम वाले का पांचवा वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वांग में है। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन संधि एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अहम प्लस कार, अहंकार होता है। जैसे म, देखो म पांचवा और क पहला, तो क के पांचवे से अंग। ठीक है, उत प्लस लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ज़्यादातर पूछा जाता है किस संधि में आता है, या फिर इसका संधि विच्छेद पूछ लेंगे। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। त और द ये आधे में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ल का हाफ, तो ल उत प्लस लास उल्लास होता है। ठीक है, ऐसे संधि हम डिटेल में करें, अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल में भी करा दूंगी। ठीक है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषवाचक शब्द से नहीं हुआ। जो अपनापन है किसी भाववाचक संज्ञा का, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ। अपनापन में कोई भी विशेषण नहीं है। ठीक है, विशेषण आपको पता है ना, जो विशेषता बताए, तो अपना कोई विशेषता थोड़ी है। विशेषता जैसे क्या होगा, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी विशेषता के होने से भाव का होना प्रकट हो। जैसे मेरे दोस्त की लंबाई अधिक है, जैसे सियानापन, गोरापन, नकटापन, ये सारे क्या है, सियाना विशेषण है, गोरा विशेषण है, नकटा विशेषण है।
ठीक है। तो उससे क्या बना है, भाववाचक संज्ञा सयानापन बना है, गोरापन बना है। ठीक है। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? इसमें उत्तमावस्था क्या प्रयोग हुआ है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। जो मूलावस्था होती है इसमें क्या करते हैं हम, सामान्य किसी का किसी के साथ कंपेयर नहीं होता। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों का कंपेयर होता है। ठीक है। और जो उत्तरावस्था में, ठीक है, और उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों का कंपेयर होता है। जैसे देखो मूलावस्था, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे राम एक वीर बालक है। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता का अधिकता बताई जाती है। सीता गीता से सुंदर है, कंपेयर हो गया ना 2 का। और उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों का वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे राम सबसे वीर है, सबसे आ गया, ज़्यादा आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, असंगत कथन बताना है। यदि वाक्य में 2 क्रम हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य क्रम होता है। ये जो है असंगत कथन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना था। तो ये जो अंत्येष्टि है ये शुद्ध शब्द बनाता है। ठीक है। अब लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन बताना है। तो कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक हैं। ये गलत है। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक है मतलब कि ये जो शब्द हैं हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे, इनका कोई पुल्लिंग नहीं होगा। तो कोयल, देखो इसमें जो है ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि कोयल और चील तो हम कह सकते हैं कि हमेशा स्त्रीलिंग में ही यूज़ होते हैं, क्योंकि कोयल का पुल्लिंग भी कोयल ही होगा, चील का भी पुल्लिंग चील ही होगा। लेकिन जो मैना है इसका जो पुल्लिंग होता है वो उसका पुल्लिंग तोता होता है। तो ये क्या है, कथन हमारा गलत है क्योंकि मैना शब्द हमेशा स्त्रीलिंग नहीं होता, इसका पुल्लिंग तोता होता है। जैसे फौज, भीड़, सरकार, ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग पद है, हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होते हैं ना। बहुत भीड़ हुई जैसे। ठीक है। तो लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। देखो विकारक क्या होते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे क्योंकि लिंग कभी स्त्रीलिंग तो कभी पुल्लिंग होता है, तो अतः विकार उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो ना क्वेश्चन यही था आपका, असंगत बताना था, ये आपको बता दिया मैंने, यहाँ तक था। तो ये 3 पॉइंट्स दिए थे, मुझे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण वाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है वो तो। ठीक है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है। पार्श्विक वर्ण जो होता है वो ल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको आपको मैं बता देती हूँ। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, क्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग होते हैं, है ना, क, ख, ग, घ। और संघर्षी जो होते हैं, श, श, स, ह होते हैं। स्पर्श संघर्षी होते हैं, च, छ, ज, झ। नासिक के अंग, न, ण, न, म। और पार्श्विक ल। और प्रकंपी जो व्यंजन होता है वो र होता है। उत्क्षिप्त ड़ और ड होता है। अर्धस्वर य और वह होते हैं। ठीक है। तो हमने इस 15 क्वेश्चन कर लिए हैं इस लेक्चर में। तो जो जितना हो सकेगा मैं उतना आपको हर क्वेश्चन की डिटेल बताती जाऊंगी। बाकी फिर भी आपको कोई डिटेल में क्वेश्चन या टॉपिक समझना हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, हम वो करेंगे। ठीक है। कल हम एप्टीट्यूड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसका भी हमने एक भी लेक्चर नहीं किया। तो आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।